हेलो दोस्तों, लीगल बस now.com पर आपका स्वागत है। लीगल बस एप्लीकेशन भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बस ऐप डाउनलोड करें। संविदा विधि, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाग 17। उपनिधान की संविदा क्या होती है? बेलमेंट। संविदा विधि के अब तक के ऑडियो के अंतर्गत संविदा विधि के आधारभूत सिद्धांतों के साथ ही क्षतिपूर्ति की संविदा एवं प्रत्यभूति की संविदा के विषय में विस्तृत अध्ययन किया जा चुका है। ऑडियो 17 में उपनिधान की संविदा के विषय में उल्लेख किया जा रहा है। उपनिधान की संविदा संविदा विधि की महत्वपूर्ण संविदा होती है। आज व्यापार व्यवसाय के युग में उपनिधान की संविदा का महत्व अत्यधिक हो चला है। उपनिधान की संविदा, बेलमेंट। उपनिधान, बेलमेंट की संविदा का महत्व इस व्यापारिक युग में अत्यधिक है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत उपनिधान की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत उपनिधान, उपनिहिति और उपनिधाता के शब्द की परिभाषा प्रस्तुत की गई है। इस धारा में उपनिधान के संदर्भ में विस्तृत उल्लेख कर दिया गया है। ऑडियो में उपनिधान से संबंधित उदाहरण तथा न्याय निर्णय भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उपनिधान में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन हेतु माल का प्रदान करना होता है। इससे संबंधित शर्त विवक्षित अथवा अभिव्यक्त होती है। यह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा के अंतर्गत माल का प्रदान करना है कि उक्त प्रयोजन के पूरा होने पर वह माल प्रदान करने वाले व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा अथवा परिदत्त करने वाले व्यक्ति के निर्देश अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी संविदा के अधीन किसी माल अथवा वस्तु का किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा प्रयोजन के लिए इस शर्त का परिधान कि वह उद्देश्य अथवा प्रयोजन पूरा होते ही वह माल अथवा वस्तु उसके स्वामी को लौटा दी जाएगी या उसके निर्देश अनुसार व्ययित डिस्पोज्ड कर दी जाएगी, उपनिधान है। उपनिधान के कुछ उदाहरण बाजार में देखने को मिलते हैं जो निम्न हो सकते हैं। इन सब प्रकार के संव्यवहारों में उपनिधान की संविदा के तत्वों की प्रधानता मिलती है। माल का प्रदान करने वाले व्यक्ति को उपनिधाता कहते हैं और जिसको माल दिया जाता है उसे उपनिहिति कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वर्ण एवं कीमती धातु आदि का परिधान भी आता है जिसे स्वर्णकार को प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत पारेषण हेतु वस्तु का प्रदान किया जाना भी आता है। इसके अंतर्गत कतिपय मुद्राओं का संदाय आदि भी आता है जो किसी दस्तावेज आदि के संदर्भ में बैंक के जिम्मे में रखा गया है। किसी संपदा को जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है तो जिसको माल दिया जाता है वह उपनिहिति के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति बाध्य हो जाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत एक विधिमान्य संविदा का सृजन हो जाता है। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम मेमन मोहम्मद हाजी हसन AIR 1967 SC 1855 के प्रकरण में कहा गया है, उपनिधान के लिए माल का कब्जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाना आवश्यक है। इससे माल का स्वामित्व अपने दाता के पास ही रहता है। माल का केवल कब्जा उपनिहिति को दिया जाता है। यह ध्यान देने की बात है कि माल का परिधान वास्तविक या प्रदर्शित हो सकता है। जब माल का भौतिक कब्जा उपनिधाता द्वारा उपनिहिति को दे दिया जाता है तो इसे वास्तविक परिधान कहते हैं, परंतु जब परिधान वास्तविक रूप में न हो तो ऐसी स्थिति में इसे परिलक्षित परिधान कहते हैं। धारा 148 में दी गई परिभाषा के अनुसार उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का प्रदान करना है
कि जब वह प्रयोजन पूर्ण हो जाए तो वह लौटा दिया जाएगा या उसे प्रदान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा उपबंध कर दिया जाएगा। माल का प्रदान करने वाला उपनिधाता कहलाता है, वही जिसे परिधान किया गया जाता है उपनिहिती कहलाता है। परिधान कैसे किया जाता है? कब्जे में परिवर्तन होना चाहिए, मात्र अभिरक्षा से ही उपनिधान का सृजन नहीं हो जाता है। इस संबंध में इस धारा के स्पष्टीकरण पर भी प्रकाश डालना चाहिए। स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदि वह व्यक्ति जो किसी अन्य माल पर पहले से ही कब्जा रखता है उसका उपनिहिती के रूप में करने की संविदा करता है, तो वह एतद् द्वारा उपनिहिती हो जाता है और माल का स्वामी उसका उपनिधाता हो जाता है। इसे एक उदाहरण की सहायता से भली प्रकार समझा जा सकता है। यदि क अपनी कार ख को बेच देता है, परंतु ख क को कहता है कि वह 6 माह उसे अपने पास रखे, यह परिलक्षित उपनिधान है। कार क के पास है, परंतु पहले वह उसका स्वामी था, विक्रय के पश्चात वह उसका उपनिधाता हो गया। सलामत रॉय बनाम फजल 1928 120 IC 412 के मामले में न्यायालय निर्णय दिया कि प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध डिक्री प्राप्त की और उस डिक्री के निष्पादन में वादी को घोड़ी अपने कब्जे में ले ली। बाद में वादी ने डिक्री का भुगतान कर दिया और न्यायालय ने आदेश दिया कि घोड़ी वादी को वापस कर दे, परंतु प्रतिवादी ने घोड़ी के पोषण पर किए गए व्यय की मांग की और बिना उसे प्राप्त किए घोड़ी देने से इनकार कर दिया और इसके पश्चात वह घोड़ी चोरी हो गई। न्यायालय ने प्रतिवादी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी को जब न्यायालय ने आदेश दिया कि वह घोड़ी वादी को वापस कर दे, तो उसे उस आदेश के उपरांत घोड़ी का कब्जा उसके पास उपनिहिती के रूप में था और फलतः उस आदेश के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी और वादी के मध्य उपनिधान का निर्माण हो चुका था। इस प्रकरण में दिए गए निर्णय से यह तथ्य निकलकर सामने आते हैं कि उपनिधान के लिए उपनिहिती को कब्जा वस्तुतः या परिलक्षित रूप में दिया जाना आवश्यक है। यदि कब्जा उपनिधाता के पास रहता है, अर्थात वास्तविक रूप में, यह परिलक्षित रूप में अर्थात किसी भी रूप में कब्जा उपनिहिती को दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में विधिमान्य उपनिधान का निर्माण हो सकता है। कालिया पेरुमल बनाम विशाल लक्ष्मी AIR 1938 मद्रास 32 एक मामले में जहां किसी महिला ने स्वर्णकार को अपने कुछ आभूषण प्रदान किए, उसने उक्त आभूषण इस निर्देश के साथ दिए कि वह उक्त पुराने आभूषण को गला दे और नए आभूषण का निर्माण करें। प्रत्येक शाम को वह महिला स्वर्णकार के पुराने आभूषण अर्थात अधूरे बने जेवर बक्से में रखती थी और उस सुनार के ही कमरे में उसे छोड़कर चली जाती थी। एक दिन जब वह सुबह स्वर्णकार के यहाँ आकर बॉक्स को खोलती है, तो उसने पाया कि उसमें आभूषण नहीं थे। उसने स्वर्णकार के विरुद्ध मुकदमा चलाया। न्यायालय ने इसके लिए स्वर्णकार को दायी नहीं ठहराया। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह विचार व्यक्त किया कि उपनिधान का निर्माण हुआ ही नहीं था, क्योंकि महिला ने आभूषणों का कब्जा उक्त स्वर्णकार को नहीं दिया था। स्वर्णकार के यहाँ उक्त बॉक्स रखने मात्र से महिला के आभूषण पर स्वर्णकार का कब्जा नहीं हो जाता, क्योंकि उसने चाबी स्वर्णकार को नहीं दी थी, बल्कि उसने चाबी अपने पास ही रखी थी, क्योंकि कब्जा महिला के पास ही था, न कि स्वर्णकार के पास। परिणाम स्वरूप उपनिधान का निर्माण ही नहीं हुआ। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी AIR 1991 दिल्ली 298 के प्रकरण में कहा गया है कि माल का कब्जा उपनिहिती को देना उपनिधान के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि कब्जा उपनिहिती को नहीं दिया जाता, तो एक विधिमान्य उपनिधान का निर्माण नहीं हो सकता।
यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के वाहन के पास खड़ा है, जिस व्यक्ति का वह स्थान है, वह वाहन के स्वामी को इस नियमित रचित प्रदान करता है कि वह निश्चित अवधि में वाहन की देखरेख करेगा, तो उपनिधान का निर्माण हो जाएगा। यदि वाहन की युक्तियुक्त रूप में देखभाल नहीं की जाती है, तो वह व्यक्ति जिसका कि वह स्थान है, वाहन की हानि के लिए उत्तरदायी होगा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम DDAIR 1991 दिल्ली 298 के एक प्रकरण में वादी ने अपना वाहन प्रतिवादी के यहाँ खड़ा करने के स्थान पर अपना वाहन खड़ा किया। वह प्रतिवादी ने एक विशिष्ट अवधि के लिए वाहन की देखरेख करने की निमित्त रसीद दी। प्रतिवादी द्वारा वादी के वाहन की युक्तियुक्त रूप में देखरेख किए जाने की स्थिति में उक्त वाहन खो गया। प्रतिवादी को इसके लिए दायी ठहराया गया। दूसरे के माल को अपनी अभिरक्षा में लेने पर उपनिधान का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए, जहां वादी एक रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए गया, एक बेरा ने उसका कोट स्वेच्छा लिया और उसके पीछे खूंटी पर टांग दिया। भोजन के पश्चात जब वह चलने लगा तो यह पाया कि कोट वहां नहीं था। न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि रेस्टोरेंट का स्वामी कोट खोलने के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि उसके नौकर ने उक्त कोट को लेकर उसका कब्जा ले लिया था और कोट रखने के स्थान का चुनाव भी उसने स्वयं किया था। अतः उपनिधान का निर्माण हो चुका था। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में ले लेता है, वह भी उत्तरदायित्व के अधीन हो जाता है। उपनिहिती के कर्तव्य उसी तरह के होते हैं जिस तरह के कर्तव्य पड़ा हुआ माल प्राप्त करने वाले व्यक्ति के होते हैं। उपनिहिती द्वारा माल को अपने दाता के पास वापस करना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम शिव सिंह 1880 इलाहाबाद के बहुत पुराने प्रकरण में न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि उपनिधान के अंतर्गत उपनिधाता उपनिहिती को माल किसी विशेष प्रयोजन हेतु देता है और उस प्रयोजन के पूरा होने पर उपनिहिती उक्त माल को प्रदाता को वापस कर देता है। यदि कोई बैंक ग्राहक को सुरक्षित निश्चित में कोई ला कर देता है, वह ग्राहक को उसकी एक चाबी देता है जिसके बिना उस लॉकर को खोला नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में लाकर में रखा माल ग्राहक के कब्जे में माना जाएगा तथा उपनिधान का निर्माण नहीं होगा। परंतु यदि स्थिति ऐसी है कि ग्राहक को दी गई चाबी के बिना भी लाकर खोला जा सकता है, तो लॉकर में रखे गए माल पर ग्राहक का कब्जा समाप्त हो जाता है और लॉकर के परिसर में होने के कारण उस पर बैंक का कब्जा माना जाएगा और बैंक उपनिहिती हो जाएगा। परिणाम स्वरूप लॉकर में रखा हुआ माल खोने की स्थिति में अथवा चोरी हो जाने की स्थिति में बैंक दायी होगा। उपनिधान में अपने दाता द्वारा उपनिहिती को माल का परिदान किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है और शर्त यह रहती है कि उस प्रयोजन जिनके पूरा होने पर वह माल अपने दाता को वापस कर दिया जाएगा या उसके निर्देशानुसार उसका व्ययन किया जाएगा, किंतु यह व्यवस्था उपनिधान को विक्रय या दान सिद्ध नहीं कर देती है। विक्रय या दान में माल का प्रदान क्रेता अथवा दाता में किया जाता है, परंतु क्रय या दान में उसे विक्रेता या दाता को वापस करने के लिए बाध्य नहीं होता। उपनिधान में जो माल यह वस्तु उपनिहिती को दी जाती है, वही माल यह वस्तु उसी रूप में यह परिवर्तित रूप में उपनिहिती द्वारा उपनिधाता को लौटाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, आभूषण बनाने के लिए स्वर्णकार को स्वर्ण देना उपनिधान है। उपनिधान के लिए यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को माल दिया जाता है वह वही माल उसी रूप में या परिवर्तित रूप में वापस करने के लिए दायित्वाधीन हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति में नहीं है तो यह उपनिधान नहीं होगा। उदाहरण के लिए, बैंक में रुपया जमा करना उपनिधान नहीं है, क्योंकि बैंक वही नोट वापस करने के लिए बाध्य नहीं है जो नोट ग्राहक ने बैंक को दिए हैं।
बसवा के डी पाटिल बनाम स्टेट ऑफ मैसूर AIR 1977 AC 1749 के मामले में स्टेशन मास्टर की सहमति से माल रेलवे प्लेटफार्म पर रख दिया गया। इसका कारण यह था कि उस समय माल लादने के लिए डिब्बा उपलब्ध नहीं था, जबकि माल प्लेटफार्म पर पड़ा था। एक इंजन गुजरा और उससे चिंगारी निकली और इसके परिणाम स्वरूप माल जल गया। रेलवे कंपनी को इस हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।